सीएम धामी ने बड़ा बयान दिया है। कहा गया है कि 5 साल में केंद्र से मिले 1 लाख करोड़ रुपए। पीएम मोदी ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। उत्तराखंड ने पिछले 5 सालों में अभूतपूर्व तरक्की की है। दीपावली की आतिशबाजी उत्तराखंड वासियों को भारी पड़ी। उत्तराखंड की फिजा में घुला जहर, खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। एयर क्वालिटी इंडेक्स 348 तक पहुंचा। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। 24 घंटे में 3 नए संक्रमित मामले। एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। 5 मरीज ठीक हुए। 143 एक्टिव केस। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। जानकारी उत्तराखंड से इस वक्त के सामने आ रही है। केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। आज केदारनाथ के कपाट बंद हुए। यमुनोत्री के कपाट भी बंद होने हैं। ये बड़ी जानकारी है। शीतकाल के लिए मंदिर के कपाट बंद हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। सुबह करीब 8:30 पर केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद हुए हैं। कल यानी 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की थी, दर्शन किए थे बाबा केदार के। और आज भैया दूज के पावन पर्व पर केदारनाथ के कपाट बंद हो गए हैं। श्रद्धालुओं की इस वक्त भीड़ जमा हो गई। आखिरी दर्शन के लिए तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। 8:30 का वो वक्त जब मंदिर के कपाट बंद हुए। बेहद ही खूबसूरत तरीके से मंदिर को सजाया गया। शीतकाल के लिए बंद हो गया है केदारनाथ का कपाट। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। शीतकाल के लिए मंदिर के कपाट बंद हो गए हैं। सुबह 8:30 पर ये कपाट बंद हुए। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पूजा अर्चना की गई और दर्शन किए गए। तो ये बड़ी जानकारी है। आज भैया दूज के पावन पर्व पर केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो गए हैं। शीतकाल के लिए ये कपाट बंद हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ के दर्शन किए और इस दौरान कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया था 5 नवंबर को। और आज सुबह 8:30 पर केदारनाथ के कपाट बंद हुए हैं। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, सुबह 8:30 का वो वक्त जब केदार मंदिर के कपाट बंद हो गए, किस तरीके का नजारा और माहौल रहा? बिल्कुल सोनिका, देखिए आज केदारनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं और सेना के बैंड के धुन के साथ और तमाम वैदिक मंत्रोच्चार के बीच तमाम जो परंपरागत अनुष्ठान है वो अनुष्ठानिक माहौल में बाबा केदार के दर शीतकाल के लिए बंद हुए हैं। और जब ये बंद होने की रस्म अदा की जा रही थी, जो प्रक्रिया हो रही थी, तो उस समय हजारों की संख्या में वहाँ श्रद्धालु उपस्थित थे और तमाम लोग वहाँ नाच रहे थे, गा रहे थे, बाबा के जयकारे लगा रहे थे। हर हर महादेव की ध्वनि वहाँ पूरे आसमान में गुंजित हो रही थी। तो उनका बेहद उत्साह का माहौल था। आप अपने वीडियो में भी आप देख ही रही हैं कि किस तरह से लोगों की वहाँ भीड़ थी। और हालांकि वहाँ मौसम बहुत ठंडा है, हल्के हिमपात की भी सूचना है, लेकिन इसके बाद भी श्रद्धालुओं के उत्साह पे, उनकी आस्था पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और लोग बेहद उत्साह में बाबा की भक्ति में सराबोर दिखाई दिए। सोनिका, श्रद्धालुओं की संख्या भी हमने देखा धीरेन्द्र कोरोना काल के बावजूद बेहद उत्साह के साथ पहुंची। बिल्कुल सोनिका, देखिए कोरोना काल एक बड़े लंबे समय तक खिंचा, 2.25 साल तक। और आपने देखा होगा कि 2020 में यात्रा पूरी तरह से बंद रही और जब 21 में 2 ही महीने के लिए यात्रा चली और इन 2 महीनों में 4.5 लाख लोग रजिस्टर हुए। वहां पे 4.5 लाख लोग चारों धामों में पहुंचे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनकी आस्था, उनका उत्साह बाबा को लेकर के किस तरह का है। और केदारनाथ की तरह से 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे आकर्षक और श्रद्धालुओं को सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाले आस्था केंद्र के तौर पर उभर करके आए हैं देश में। और तमाम 2013 के बाद जिस तरह से लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, उससे राज्य सरकार का भी उत्साह काफी बढ़ा है और इसीलिए तमाम व्यवस्थाएं वहाँ की गई थी। सरकार कोविड के प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए श्रद्धालुओं के साथ बहुत ही उसकी सुविधाओं का ध्यान सरकार ने रखा और किसी भी तरह की कोई शिकायत कहीं से नहीं मिली कि किसी व्यवस्था में कोई अव्यवस्था देखी गई है। उनका तो इस तरह से भले 2 महीने से कम समय की यात्रा रही, लेकिन उत्तराखंड के लोगों के लिए और देश के लोगों के लिए बहुत ही अभिभूत करने वाला ये समय था।
और अब एक बार फिर से लोग 6 महीने का इंतजार करेंगे और 6 महीने बाद फिर से वही बाबा का दरबार सजेगा और फिर से देश भर के श्रद्धालु वहाँ आएंगे। धीरेन्द्र, केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट बंद हो गए हैं और यमुनोत्री की भी आज ही होने हैं, क्या तैयारियां वहाँ पर? बिल्कुल, देखिए यमुनोत्री के कपाट भी आज बंद होने हैं और वहाँ पे सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब ये तीसरा धाम है जिसका कपाट आज बंद हो जाएगा। यानी गंगोत्री का पहले हुआ था, फिर आज केदारनाथ और यमुनोत्री के हो जाएंगे। 20 नवंबर को बाबा बद्रीनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए और सिखों के बड़े धर्मस्थल जिसको 5वां धाम भी कभी कभी कहते हैं, वो हेमकुंड साहिब के भी कपाट 10 अक्टूबर को बंद हो चुके थे। इस तरह से देखे जो ये मौसम होता है 6 महीने शीतकाल का, ये उत्तराखंड में पर्यटन के लिहाज से तो अच्छा होता है, लेकिन धार्मिक पर्यटन की अगर बात करें तो सारे जो मठ मंदिर हैं वो ऐसे ही ऊंचाई वाले स्थानों पे हैं जहाँ शीतकाल की वजह से 6 महीने गतिविधियां बंद रहती हैं या बहुत बेहद सामान्य रहती हैं। तो उसी के तहत अब यहाँ पे धार्मिक श्रद्धालुओं का आना थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन सोनिका, मैं बता दूं कि उत्तराखंड में पर्यटन के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है और इसकी आर्थिकी का मुख्य हिस्सा भी पर्यटन है। तो पर्यटकों का आना जारी रहेगा, बस श्रद्धालुओं का, धार्मिक लोगों का आना थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है धीरेन्द्र, आप हमारे साथ जुड़े रहे। एक और बड़ी जानकारी इसी बीच सामने आ रही है। बड़ी जानकारी है, सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। दरअसल कहा गया है कि केंद्र की तरफ से 1 लाख करोड़ मिले हैं सीएम धामी की तरफ से। यह बड़ा बयान सामने आया है। 5 साल में केंद्र से 1 लाख करोड़ की राशि मिली है। सीएम धामी ने यह बड़ा बयान दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया है, यह सीएम धामी की तरफ से कहा गया है। उत्तराखंड ने पिछले 5 सालों में अभूतपूर्व तरक्की की है, ये सीएम धामी की तरफ से कहा गया है। तो ये बड़ा बयान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के लिए कहा गया है कि नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया गया है उनकी तरफ से। और उत्तराखंड ने पिछले 5 सालों में अभूतपूर्व तरक्की की गई है। अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। धीरेन्द्र, सीएम धामी की तरफ से कहा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया है उत्तराखंड में विकास कार्य को लेकर। सोनिका, देखिए उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है लगातार विकास कार्यों को अंजाम दे रहे हैं और तमाम बड़ी बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास कर रहे हैं, उनकी शुरुआत कर रहे हैं। और पीएम धामी ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो रोजगार के साथ साथ उन्होंने सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया वो शासन की ऐसी गतिविधियों पे ध्यान दिया जो घोषणाएं तो मुख्यमंत्री करते थे लेकिन वो धरातल पर नहीं करती थी। तो उन्होंने कहा कि जैसे उनकी घोषणाएं होगी उसके साथ साथ उसका शासनादेश भी होगा, यानी उसके लिए बजट का आवंटन होगा और उसके बाद उस बजट को धरातल पे खर्च किया जाएगा। तो जिससे परियोजनाएं धरातल पे उतरने लगी हैं और पिछले 5 सालों में 1 लाख करोड़ का जो डाटा मुख्यमंत्री दे रहे हैं वो काफी सत्य के करीब है, हकीकत के करीब है। क्योंकि आप देखिए ऑल वेदर रोड ही 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसी तरह से बहुत सारी परियोजनाएं उत्तराखंड में संचालित हो रही हैं जिसमें केंद्र सरकार का बड़ा योगदान है, बड़ा हिस्सा है। और आपने देखा होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब आए थे तो उन्होंने भी ये बात कही कि पिछले 5 सालों में बीजेपी का जो घोषणा पत्र था उसके लगभग जो वादे थे उसे पूरा कर दिया गया है। उन्होंने कहा लेकिन गड्ढा बड़ा था, गड्ढा बड़ा है विकास का और उसे भरने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। तो एक तरह से 2022 के चुनावों का श्री गणेश करते हुए उन्होंने आम जनता से जनादेश भी मांगा 2022 का कि सरकार एक बार और बीजेपी की यहाँ रिपीट होनी चाहिए जिससे इन विकास कार्यों को और आगे बढ़ाया जा सके। उससे ठीक पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स ऋषिकेश में आए थे तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि उत्तराखंड 2025 में देश का एक आइडियल स्टेट होना चाहिए और उसके लिए पुष्कर सिंह धामी को उन्होंने जिम्मेदारी दी थी। तो निश्चित रूप से आप देखिए अब चुनाव नजदीक है तो इस तरह के दावे और वादे भी किए जाएंगे और विपक्ष उससे उसका काउंटर भी करेगा। सुनता है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से कल की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का है और पिछले 100 सालों में जितने पर्यटक आए थे उतने अगले 10 सालों में आएंगे। तो निश्चित रूप से ये राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती भी है और एक बड़ा अवसर भी है कि इस चुनौती को अवसर में बदल करके राज्य की सूरत और सीरत बदली जा सकती है, उसे विकास के एक अच्छे राजमार्ग पे दौड़ाया जा सकता है। तो देखने वाली बात होगी कि यह 2022 में किसको जनादेश मिलता है और किस तरह से वो विकास के विजन को साकार करता है, विकास की गाड़ी को और तेजी से राजपथ पे, विकास के राजपथ पे दौड़ाता है। सोनिका, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल धीरेन्द्र, लेकिन इसी बीच मदन कौशिक की तरफ से भी यही कहा गया है कि
उत्तराखंड की खुशहाली का रोड मैप बीजेपी के ही पास है, यानी अपने बयानबाजी से भी 2022 का रास्ता खोला जा रहा है। बिल्कुल सोनिका, देखिए अब जो विधानसभा चुनाव है वो बिल्कुल सर पे है। कुछ ही महीनों में शायद दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक आचार संहिता प्रभावी हो जाए या जनवरी के प्रथम सप्ताह तक हो जाए। तो इस तरह से देखिए अब जो चुनाव की प्रक्रिया है राजनीतिक दलों के लिए शुरू हो गई है, और इसीलिए जो बड़े राजनीतिक दल हैं जो यहाँ पे चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, उनके नेताओं के बयानों को आप देखेंगे तो उसमें पूरी तरह से उनके जो भाषण है, उनके जो दावे हैं, वो चुनाव से सराबोर दिखेंगे, चुनावी रंग में रंगे हुए दिखाई देंगे। तो आने वाले समय में ऐसे ही तमाम बड़े नेताओं के, बड़े दलों के बड़े नेताओं के द्वारा ये सब चीजें सुनी जाएंगी। अब जनता बहुत ध्यान से, बहुत ही गंभीरता से उनको सुनती है और आगे क्या फैसला लेती है 2022 में देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित रूप से चाहे मदन कौशिक हो, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हो या आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हो, सभी का ये दावा है कि विकास का रोड मैप उनके ही पास है और अगर उनकी सरकार आएगी तभी उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि जनता क्या तय करती है और उसे क्या लगता है कि किसके हाथ में राज्य की बागडोर देने पे राज्य में जो विकास का चक्र है वो तेजी से घूमेगा। लेकिन इसी बीच धीरेन्द्र, चुनौती भी होगी बीजेपी के लिए। कांग्रेस, तमाम विपक्षी पार्टियां इस वक्त कई मुद्दों को उठा रही है, जिसमें महंगाई का मुद्दा भी शामिल है। देखिए सोनिका, निश्चित रूप से जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसके 5 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम करता है और उनके सामने एक बड़ी चुनौती होती है सरकार को रिपीट करना, यानी सरकार को वापस सत्ता में लेके आना। क्योंकि 5 साल के कार्यकाल, 5 साल के उनके दावे, उनके वादे सबको जनता कसौटी पे कसती है और उसके बाद उनको कोई जनादेश मिलता है। तो निश्चित रूप से पिछले 5 सालों से बीजेपी सत्ता में है, तो उसके लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण है कि वह अपने 5 साल पहले किए गए दावे और वादों को कितना जनता को समझा पाती है और कितना वो धरातल पे उतर सके हैं, और जो नहीं उतर सके हैं उसके क्या कारण रहे हैं। और अगर जनता उनकी बात को समझती है तो जरूर उनको मौका मिल सकता है सत्ता में वापसी का और यहाँ का वह मिथक तोड़ने का कि कोई भी सत्ताधारी पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आती लगातार। तो ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये दावा कर रहे हैं कि इस बार वो ये मिथक तोड़ देंगे कि राज्य में कोई भी पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आती। अब देखने वाली बात है कि उनका ये जो दावा है वो कितना सही होता है। इसके लिए हमें मार्च 2022 तक का इंतजार करना पड़ेगा जब चुनाव के परिणाम आएंगे। बिल्कुल धीरेन्द्र, मार्च 2022 का इंतजार करना होगा, परिणाम बताएंगे कि सत्ता पे कौन काबिज होगा। बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दीपावली की आतिशबाजी उत्तराखंड वासियों पर भारी पड़ी है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। जिस तरीके से आतिशबाजी की गई उसके बाद उत्तराखंड की फिजा में जहर घुल गया है और खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुंच गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 348 तक पहुंच गया है। हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो चली है और 50 से अधिक सांस के रोगी अस्पताल पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी है। दीपावली पर जिस तरीके से आतिशबाजियां की गई है उत्तराखंड वासियों को अब भारी पड़ रही है। दरअसल हवा में जहर घुल गया है और खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। सांस लेने में लोगों को दिक्कतें हो रही है, गले में जलन की शिकायत सामने आ रही है। जैसे ही दीपावली की रात में देखा गया आतिशबाजी के बाद हवा की गुणवत्ता खराब स्थिति में पहुंचने लगी। धनराज गर्ग संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, बड़ी जानकारी मिल रही है कि आतिशबाजी जिस तरीके से हुई है दीपावली पर, अब इस वक्त उत्तराखंड की हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है? सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से दीपावली का त्योहार उत्तराखंड में बड़ी धूमधाम से लोगों ने मनाया है कि आतिशबाजी खूब जमकर की है, तो उससे कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की प्रकृति है या हवा है उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से जहर घुलता हुआ नजर आ रहा है। यदि मापदंड की बात करें तो 348 इंच से भी ऊपर प्रदूषण फैल चुका है और जिससे कहीं ना कहीं अब लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना भी उठाना पड़ रहा है। क्योंकि सोनिका, आपको बता दें कि जो अस्पतालों की हालत है, कम से कम 50 लोग ऐसे हैं कि जो जिनको सांस की दिक्कतें इस धुएं से होने लगी है। तो कहना कि प्रदूषण जरूर फैला है, क्योंकि उत्तराखंड में पाबंदी नहीं थी आतिशबाजी करने पर। आपने देखा होगा कि एनसीआर में जिस तरीके से पाबंदी है, लेकिन उत्तराखंड में अभी कोई पाबंदी आतिशबाजी पर नहीं लगाई गई है। हालांकि जो जिला अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा था दिवाली से पहले की जो आतिशबाजी होगी वो सिर्फ ग्रीन मार्क वाली ही आतिशबाजी अलाउ होगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक लापरवाही जरूर देखने को मिली है कि जिस तरीके से ग्रीन की जगह सभी तरह की आतिशबाजी हुई है और जिससे काफी ही नुकसान जनता को उठाना पड़ रहा है। सोनिका,
धनराज, इस बीच ये जानकारी भी है कि 50 से अधिक सांस के रोगी अस्पताल पहुंचे हैं। ऐसे में देखा जाए तो कोरोना के भी कई मरीज, अगर ऐसे में हालात बिगड़ती है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा या किस तरीके से फिर से सुधारा जाएगा, क्योंकि कोरोना के मरीज पहले ही बड़ी बीमारी से जूझ चुके हैं। जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से आपने देखा कि जब दूसरी लहर उत्तराखंड में कोरोना की आई थी तो काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सांस की दिक्कत सबसे अधिक जरूर हो रही थी और वहीं आपने ये भी देखा होगा कि जिस तरीके से सांस की दिक्कत हो रही थी उससे कहीं ना कहीं मरीजों में बढ़ोतरी लगातार हो रही थी और ऑक्सीजन की दिक्कत लगातार देखने को मिल रही थी। लेकिन जिस तरीके से अब आतिशबाजी हुई है और एक तरीके से प्रदूषण जिस तरीके से फैला है तो कहीं ना कहीं लोगों को इसकी दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ेगा सोनिका। और यदि अस्पतालों की बात करें, जिस तरीके से अस्पताल पहले से ही तैयार थे कि तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही थी, उसको लेकर ही अस्पतालों में तैयारी थी। हालांकि ऐसी अभी तीसरी लहर नहीं आई है। कोरोना के मामले भले ही उत्तराखंड में कम हो, लेकिन जिस तरह से अभी सांस की दिक्कतें लोगों को आ रही हैं प्रदूषण की वजह से, तो कहीं ना कहीं इससे बड़ी दिक्कत प्रशासन को आ सकती है और ऑक्सीजन की दिक्कत एक बार फिर दोबारा से आ सकती है। धनराज, AQI 348 पर पहुंच गया है, क्या तैयारियां प्रशासन की ओर से की जा रही है प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए? धनराज, आपको आवाज आ रही है? जी 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 धनराज, AQI 348 पर पहुंच गया है, प्रशासन की ओर से आप क्या इंतजाम देख रहे हैं, क्या तैयारियां देख रहे हैं प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से 348 पहुंचा है तो उसके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन लगातार मुस्तैद है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार कह रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार पर्यावरण को बचाने की बात लगातार करते हैं, चाहे राजनीतिक नेता हो या कोई संगठन हो, लगातार पेड़ पौधे लगाने की बात करते हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रदूषण फैला है, 348 सेंसर पहुंच चुका है, तो इसको अब कंट्रोल करने के लिए जरूर कोई ना कोई कदम सरकार की तरफ से उठाया जाएगा और प्रशासन की तरफ से उठाया जाएगा। हालांकि अभी ऐसा कोई कदम सामने निकलकर नहीं आया है कि आखिर किस तरीके से प्रदूषण को रोका जाए और किस तरीके से जो 348 पहुंचा है सेंसस उसको किस तरीके से कम किया जाए। ये इस पर अभी मंथन जारी है और आज बैठक भी इस पर जरूर होगी प्रदूषण विभाग की बोर्ड की तरफ से, और बैठक में कहीं ना कहीं निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके से प्रदूषण को कम किया जाए और किस तरीके से जो उत्तराखंड की वादियां है, पहाड़ी वादियां है, उनको किस तरीके से साफ सुथरा किया जाए। ठीक है धीरेन्द्र, आप नजर बनाए रखिएगा उत्तराखंड में हवा की स्थिति क्या है, प्रदूषण का क्या स्थिति, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर के कांग्रेस की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। तो बड़ा बयान दिया गया है पीएम मोदी के दौरे को लेकर, प्रधानमंत्री ने एक बार फिर निराश किया है, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी जानकारी है, केदारनाथ दौरे से जो उम्मीदें थी वो धराशायी हो गई हैं, ये कांग्रेस की तरफ से बयान दिया गया है। केदारनाथ दौरा विशुद्ध रूप से राजनीति है, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी जानकारी है, पीएम नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर कांग्रेस की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। लगातार कांग्रेस की तरफ से वार किया जा रहा है सत्ता पक्ष पार्टी पर। अब कहा गया है कि केदारनाथ दौरे से जो उम्मीदें थी वो धराशायी हो गई हैं, कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है। वही केदारनाथ दौरा एक राजनीति मार्केटिंग बताई गई है कांग्रेस की तरफ से। तो कांग्रेस लगातार बीजेपी यानी सत्ता पक्ष पार्टी पर, उत्तराखंड सरकार पर लगातार मुखर है, निशाने लगातार साधे जा रहे हैं। 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले कांग्रेस की तरफ से लगातार सत्ता पक्ष को घेरा जा रहा है तमाम मुद्दों को लेकर, और अब केदारनाथ दौरे को लेकर के ये बड़ा बयान कांग्रेस की तरफ से दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से निराश किया है। आगे रुक करते हैं, उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी तैयारियां तेज कर दी गई है। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अजय कर्नल कोठियाल की तरफ से भी लगातार दौरे किए जा रहे हैं और अब उनका एक ट्वीट भी सामने आया है। दरअसल कर्नल अजय कोठियाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे को चुनावी दौरा बताते हुए ट्वीट किया। उन्होंने पीएम मोदी से उत्तराखंड की जनता की तरफ से 5 सवाल पूछे हैं।
कोठियाल ने कहा कि वैसे तो पीएम मोदी धार्मिक यात्रा पर केदारनाथ आए थे, लेकिन केदारनाथ प्रांगण से उनका भाषण सुनकर लगा कि वह चुनावी यात्रा पर है, लिहाजा जनता की तरफ से 5 सवाल तो बनते ही हैं। उन्होंने पूछा कि जिन तीर्थ पुरोहितों के समर्पण और आस्था की बात आपने भाषण में कही, उनके अधिकारों पर चोट करने वाले देवस्थानम बोर्ड पर आपने कुछ क्यों नहीं कहा। उन्होंने पूछा कि आपके स्वागत में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी थे, जिन्होंने इस बोर्ड का ऐतिहासिक बताते हुए उसका विरोध कर रहे तीर्थ पुरोहितों को स्वार्थी कहा और तीर्थ पुरोहित लगातार उनका विरोध कर रहे थे। तीर्थ पुरोहितों के लिए ऐसे अपमानजनक शब्द कहने वाले यह भाषा क्या बीजेपी की आधिकारिक लाइन है? ये कहा गया है कर्नल अजय कोठियाल की तरफ से। देवस्थानम बोर्ड के विरोध की मुख्य वजह परंपराओं की रक्षा है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कई निशाने साधे गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। संचित शर्मा संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संचित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ दौरा, तमाम विपक्षी पार्टियां इस वक्त निशाना साध रही है और इसी में आम आदमी पार्टी भी अब आगे आ गई है। कर्नल अजय कोठियाल की तरफ से निशाना साधा गया है। बिल्कुल सोनिका, देखिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पे थे और केदारनाथ में उन्होंने जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास किया, लोकार्पण किया और करीब 400 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं वहां पर उन्होंने जनता को संबोधित भी किया और तमाम तरीके की बातें अपनी भाषण में कही। तो उसको लेकर के अगर हम बात आम आदमी पार्टी की करें तो देखिए आम आदमी पार्टी लगातार उत्तराखंड के अंदर अपनी जमीन तलाशने में लगी है, कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक जमीन बनाने में लगी है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से तीसरी पार्टी के रूप में उत्तराखंड के अंदर स्थापित आम आदमी पार्टी होना चाहती है और हर एक चीज को, हर एक छोटे बड़े राजनीतिक स्टंट को वो मुद्दा बताते हुए ग्राउंड पर उतर जाती है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के अंदर थे। कल लगातार आम आदमी पार्टी के जो सीएम के कैंडिडेट है कर्नल अजय कोठियाल, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जो प्रधानमंत्री का दौरा था, जो उनका भाषण था, वो पूरा राजनीतिक था। वहां पर से उन्होंने वो धर्म यात्रा, वो धार्मिक इस पे आए थे और उन्होंने वहां पर आकर के राजनीति की है। कहीं ना कहीं इस तरीके के बयान कर्नल अजय कोठियाल की तरफ से दिए गए, जिसको लेकर के अब वो जनता के बीच की बात रखना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो उत्तराखंड में उनको मुद्दे चाहिए और मुद्दों के साथ ही वो राजनीति सब उत्तराखंड के अंदर करेगी। तो प्रधानमंत्री एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं और उनकी फैन फॉलोइंग की अगर बात करें या उनकी आप जब पिछली बार विधानसभा का 2017 में चुनाव हुआ तो प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव तो उत्तराखंड के अंदर लड़ा तो 57 विधायक उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मिले। तो कहीं ना कहीं अब मोदी लहर दोबारा ना आ जाए, मोदी की जो लहर की बात करें, मोदी का जो फैन फॉलोइंग की बात करें, शासन की बात करें, कुछ इस तरीके का दोबारा मोदी में रहकर उत्तराखंड के अंदर ना हो जाए, इसको लेकर के लगातार उनकी इमेज को डैमेज करने का काम लगातार आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर करती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर जनता की बात करें तो जनता के बीच ये बात उन्होंने रखी कि जो उनको राहत पैकेज देना चाहिए था वहाँ पर केदारनाथ के लिए, ऐसा कोई राहत पैकेज नहीं दिया गया। लेकिन लगातार देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार मुखर है, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि वो लगातार तीर्थ पुरोहितों के संपर्क में है और नाराजगी दूर करने की पूरी कोशिश भी की जा रही है। तो क्या ऐसे में वाकई आम आदमी पार्टी जो मकसद देख रही है देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे को लेकर, क्या कामयाबी में तब्दील हो पाएगी? देखिए जो देवस्थानम बोर्ड को लेकर के उत्तराखंड की राजनीति, दोनों ही विपक्षी पार्टी, चाहे वो आम आदमी पार्टी चाहे कांग्रेस पार्टी, दोनों उसको मुद्दा बना करके सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर उत्तराखंड की बात करें, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के अंदर इस वक्त है, उनकी बात करें तो उन्होंने इसके ऊपर एक पहले ही कमेटी बना दी और कमेटी की पहली रिपोर्ट भी उनको मिल चुकी है, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। उन्होंने लगातार जो तीर्थ पुरोहित है उनसे बात करी, उनको आश्वासन दिया है कि वो उनके जो हक है, जिस हक की बात करके वो देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की बात कर रहे थे, उस हक को उनका रखा जाएगा और देवस्थानम बोर्ड में जो खामियां रह गई है, जो कमियां रह गई है, उनको पुरोहितों के हिसाब से करके सरकार उसको ठीक करेगी। कहीं ना कहीं तीर्थ पुरोहितों की बात करें तो वो इस वक्त सरकार से अस्वस्थ जो नजर आ रहे थे, अब वो सरकार के आश्वासन से उनके फेवर में नजर आते हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो एक मौका जब उन्होंने देखना होगा कि किस तरीके से देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे को लेकर राजनीति चल रही है, आगे क्या कुछ होना है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, उत्तराखंड में कोरोना वायरस के मामले लगातार कम होने लगे हैं। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में कमी आई है, ये जानकारी इस वक्त सामने आई है। 24 घंटे में सिर्फ 3 नए संक्रमित मामले, राहत भरी खबर है। आंकड़े बेहद कम सामने आ रहे हैं, एक भी मरीज की मौत नहीं हुई 24 घंटे के अंदर, वहीं 5 मरीज ठीक भी हुए हैं।
सक्रिय मामलों की संख्या 143 तक पहुंची है। ये इस वक्त की रात भर खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है। मामले लगातार कम होने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे के अंदर 3 नए संक्रमित मामले, 5 मरीज ठीक हुए हैं। एक्टिव मरीज की संख्या इस वक्त 143 उत्तराखंड में और बीते एक सप्ताह से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। ये जानकारी उत्तराखंड से सामने आ रही है। वहीं वैक्सीनेशन की प्रक्रिया रिकॉर्ड स्तर पर चलाई जा रही है। उत्तराखंड में किसी तरह की लापरवाही न हो सके, इसके लिए सीएम धामी खुद निगरानी रख रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। अस्पतालों में तमाम प्रबंध किए गए हैं। तो जानकारी मिल रही है 24 घंटे में सिर्फ 3 नए संक्रमित मामले लगातार कम हो रहे हैं उत्तराखंड में। आगे रुक करते हैं, आपको सीधा पंजाब लिए चलते हैं। पंजाब से बड़ी जानकारी आ रही है। आज शाम 4 बजे होने वाली पंजाब कैबिनेट की बैठक का समय बदल दिया गया है। अब कल दोपहर 12 बजे बैठक होनी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। समय में बदलाव किया गया है बैठक के। रविवार को दोपहर 12 बजे सिविल सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। पंजाब कैबिनेट की मुख्यमंत्री चन्नी की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक होगी और कई फैसलों पर मुहर लगेगी। कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं सीधे जनता के हित में। आम मुद्दों पर मुहर लगेगी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल आज शाम 4 बजे ये बैठक होनी थी। अब कल दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी। बड़ी जानकारी इस वक्त की। मुख्यमंत्री चन्नी की अगुवाई में ये बैठक होनी है। सभी कैबिनेट मंत्री को शामिल होने के लिए कहा गया है। तो लगातार पंजाब कैबिनेट की बैठक चल रही है और सीधे फैसले लिए जा रहे हैं जनता के हित में, युवाओं के हित में। दरअसल उत्तराखंड में, माफ कीजिएगा, पंजाब में बेहद कम समय बचा है। 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और सीएम चन्नी के पास अब समय बेहद कम है। ऐसे में लगातार एक्टिव मोड में है और बैठकों का दौर लगातार पंजाब में चल रहा है। एक बार फिर पंजाब कैबिनेट की बैठक होनी है जो आज शाम 4 बजे होने वाली थी। समय में बदलाव किया गया है। अब रविवार को दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी। तो बड़ी जानकारी है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।